मैं हूं विकास सुखीजा, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। आज हम देश की मोदी सरकार के पार्ट 2 के 1 साल पूरा होने के ऊपर एक बधाई संदेश को लेकर हल्का इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप इनसे एक विशेष बातचीत करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको एक बार रामकुमार कश्यप जी के बारे में बता दूं। रामकुमार कश्यप जी एक वरिष्ठ नेता हैं और विधायक बनने से पहले वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो हमारा विषय है, आज का विषय है केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर क्या चल रहा है देश में और ऐसी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जिससे हमारे देश के लोगों को लाभ हो रहा है। और इसके अलावा कि हमारे देश का जो वर्चस्व वर्ल्ड में, संसार में बढ़ा है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, मुद्दे हैं जिन पर आज हम विशेष बातचीत करने जा रहे हैं रामकुमार कश्यप जी से। सबसे पहले रामकुमार कश्यप जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू जी। कश्यप साहब, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और इस समय आप हल्का इंद्री से विधायक हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी पार्ट 2 नरेंद्र मोदी सरकार का हुआ है, 1 साल कंप्लीट हो चुका है और इस 1 साल की जो उपलब्धियां हैं वो तो है ही हैं, लेकिन उससे पहले का जो 5 साल का पार्ट 1 रहा है उसमें भी काफ़ी उपलब्धियां नहीं हैं। और इसी के साथ हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप हमें, हमारे दर्शकों को, जो मोदी सरकार का 1 साल हुआ है उसका बधाई संदेश चाहिए। तो जैसे आपने कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एज ए प्रधानमंत्री दूसरा पार्ट 2 चल रहा है। तो इसको जो पार्ट 2 का जो 1 साल पूरा होगा 30 मई को, तो इस 1 साल में बहुत से हमारी माननीय मोदी जी की सरकार ने बहुत से ऐतिहासिक निर्णय उसमें लिए हैं, जिनमें विशेष रूप से जो धारा 370 35A जो देश के लिए एक बहुत ही समस्या पैदा कर रही थी, जम्मू कश्मीर में खासकर जो भारत को, जो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानने से, मतलब इससे इनकार हो रहा था। ठीक बात है। तो उसको तोड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए मोदी जी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बिल लाया गया। और ये मैं खुशी होगी कि मैं जिस दिन ये बिल आया, मैं राज्यसभा में उस समय मौजूद था, तो सबसे पहले राज्यसभा में बिल आया। तो राज्यसभा में बिल आया तो ये तो पहले वैसे तो लोकसभा में आता है, पर राज्यसभा में आया तो मैं उस दिन वहाँ पर था, मैं साक्षी बना इसका। तो 370 धारा को हटाने में, 35A को हटाने में भाई एक बहुत बड़ा योगदान रहा, जो सदियों से दूसरी पार्टियों जैसे कांग्रेस सरकार की लंबे समय तक सरकार रही है और देश की मांग भी थी इसको हटाने की, परंतु वो इसको हटा नहीं सके। तो उसको हटाने का श्रेय अगर केवल मत जाता है तो माननीय मोदी जी की सरकार को जाता है। और मुझे खुशी है, मुझे भी मतलब एक गुठा दबा करके उस धारा 370 को हटाने का काम किया, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में 40,000 के लगभग हमारे जो सैनिक हैं, जो वहाँ पे CRP के जवान हैं, नागरिक हैं, मारे गए। तो ये उस धारा का एक कारण था। और जो है वो जो वैसे जो हम कहते हैं अभी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत एक अभिन्न अंग है, परंतु वहाँ पर 370 जो है वो एक धारा ऐसी थी जो मतलब जम्मू कश्मीर को हमसे अलग कर रही थी। इसके आने से हम एक मतलब देश एक बन गया, एकता के अखंडता के सूत्र में प्रव गया है। जहाँ तक 35A की बात है, 35A का भी एक ऐसा, देखिएगा कैसा है। वैसे तो हमारे कितने मौलिक अधिकार दिए हैं भाई, हम किसी भी देश में जा करके, किसी प्रदेश में रह करके कहीं हम रह सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। परंतु 35A धारा एक ऐसी है, तो वो किसी को जम्मू कश्मीर अगर कोई जमीन खरीदना चाहता है, रहना चाहता है, तो 35A के कारण वो नहीं खरीद सकता था। इसलिए जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हो पाया, वहाँ शिक्षा का विकास नहीं हो पाया। अब 35A हट गई है, धारा 370 हट गई है। वहाँ पर जो सारे दूसरे प्रदेशों से भी नागरिक जाएंगे, व्यापारी लोग जाएंगे, बिजनेसमैन जाएंगे, अपना बिजनेस सेट करेंगे, यूनिवर्सिटी बनेंगे, स्कूल बनेंगे, वहाँ का विकास होगा। जी विधायक जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे दर्शक इस बात को नोट करें कि कोरोना वायरस को लेकर जो इस समय सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, इस खबर के अंदर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोगों ने अपनाया है। हम घर में बैठे हैं विधायक जी के यहाँ और वहाँ पर हम लोग बिना मास्क के बातचीत करें, क्योंकि हम लोगों ने डिस्टेंस का पूर्ण पालन किया है। इसी के साथ एक बात बता दूँ, आज हम जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं ये ऐसी शख्सियत है रामकुमार कश्यप जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा कलंक मिटाने में अपना योगदान दिया। धारा 370 और 35A, इसके अंदर मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ, इस खबर को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज हम जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं उन्होंने हमारे देश के कलंक को मिटाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके लिए हम लोग, हमारी टीम, अब तक टाइम्स की टीम, विधायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हमें भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमें आपसे बात करने का मौका मिला है। विधायक जी, उपलब्धियां तो बहुत हैं, 370 गई,
35 से गई, राम मंदिर निर्माण का जो कार्य स्टार्ट हुआ है उसके लिए आपका क्या कहना है? तो राम मंदिर का देखिए ये भी एक सदियों पुरानी हिंदुओं की मतलब मांग थी और हिंदुओं की श्रद्धा का एक मतलब वो भी है। राम से जो है मानने वाले हमारे देश में बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म है, तो ये मांग थी समाज में भी मतलब राम मंदिर बनना चाहिए। तो सरकारें बहुत आई हैं, वही बात है, कांग्रेस सरकार भी आई, परंतु मंदिर निर्माण के लिए रास्ता अगर निकाला है किसी ने जी तो ये माननीय मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में ये रास्ता निकला है। सुप्रीम कोर्ट से इसके बारे में निर्णय भी आ गया और बहुत जल्दी जो है मंदिर बनने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खुशी, ये भी उपलब्धि अगर मैं कहूँगा, ये भी जो मोदी जी की सेकंड जो पार्ट है जी, उसकी उपलब्धि रही है। इससे पहले एक और बताना चाहूँगा, जी जी जो 3 तलाक की बात, जी। एक मुस्लिम महिलाओं में एक कुप्रथा है जी जी थी, मतलब अब तो नहीं, खैर है मैं कहूँगा अब तो नहीं है तो ये क्या- वाकई में विधायक जी एक बात है, 3 तलाक का विषय बहुत जबरदस्त विषय है। ये महिलाओं के वर्चस्व की बात थी, उनके स्वाभिमान की बात थी, इसमें मोदी सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी विषय में हम बात कर रहे हैं विधायक जी से। विधायक जी बताएं आप। तो क्या था ये 3 तलाक की क्या प्रथा है मुस्लिम समाज में? ऐसा है, अगर मुस्लिम समाज में कोई एक महिला का पति चाहे मजाक में, गुस्से में, हंसी में वह वैसी मतलब कह देता 3 बार तलाक 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 कह देता है, तो उसकी अपनी पत्नी से तलाक हो जाएगा। ये कितनी बड़ा मतलब एक प्रथा समाज में प्रथा है, थी, बिल्कुल ठीक कितना बात है। बढ़िया, हाँ जी। कितना इससे मतलब हमारी मुस्लिम बहनों को पीड़ा हो रही थी, समाज में असमानता बढ़ रही थी। तो ये बहुत बड़ी मतलब अगर इस कलंक को धोने का काम किया है, ये भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। और मैं एक और बताना चाहूँगा, जी, मुझे बड़ी खुशी है, जी जी जब 3 तलाक का बिल आया तो लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में आया। जब राज्यसभा में आया, मैं उस समय राज्यसभा का मेंबर था, तो मुझे बड़ी खुशी है, मुझे भी इस कुप्रथा को हटाने में 3 तलाक के फेवर में जो है मैंने अपनी वोट दी है। जी जी ये भी मेरा मुझे बड़ी खुशी है, मैं भी साक्षी बना। ये विधायक जी एक बात मैं अपने दर्शकों को जो बताना चाहता हूँ, ये वाली बात भी आज वाकई में हम जहाँ बात कर रहे हैं राम कुमार कश्यप जी से, ये शख्सियत है और इनके बारे में आप लोगों को खास तौर पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि राम कुमार कश्यप जी ने जिस तरह से धारा 370, 35A और उसके बाद 3 तलाक का विषय था, इस पर भी वोट दिया है। इस कानून को भी समाप्त करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार है विधायक जी। आप बताइए इसमें क्या क्या कुप्रथा थी, किस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा था? नहीं देखिए, जैसे मैंने अभी बोला है, देखिए हमारा हिंदू धर्म भी है, यहाँ पर तलाक लेना इतना आसान नहीं है। मतलब सदियाँ अगर कोई तलाक लेना भी चाहेगा कोई जी हिंदू की महिला से हिंदू धर्म में, तो उसको सदियाँ लग जाएंगी, जी बहुत इक्का दुक्का जाकर यही कोर्ट में जाएगा कुछ और, तब उसको तलाक मिलता है। परंतु यहाँ मुस्लिम समाज में तो एक कुप्रथा ही कहूँगा मैं, जो मतलब एक सेकंड में 3 बार तलाक कहने से मतलब तलाक हो जाता है। क्या मतलब एक मजाक ही मैं कहूँगा, मतलब महिलाओं के साथ एक अन्याय हो रहा था, उनके साथ बहुत ही बड़ी पीड़ा हो रही थी, उनकी प्रताड़ना हो रही थी, वो मतलब एक गुलाम बन के रह रही थी। मतलब अब इससे जो है गुलामी से छुटकारा मिलेगा, उनको मान सम्मान मिलेगा, उनको मान सम्मान बढ़ा है। अब थोड़ा सा मुस्लिम समाज के लोगों में भी डर रहेगा, भाई हम अगर 3 तलाक कर सकते हैं, कह देंगे तलाक अब भी कर सकते हैं, अगर करेंगे तो कोर्ट में जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब इसके डर से वो ऐसा काम नहीं करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। अब थोड़ा सा भय रहेगा, भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो जेल में जाना। जी विधायक जी, और भी बहुत सारे भी मोदी सरकार ने कई ऐसे कानून भी समाप्त कर दिए हैं जिनका कोई औचित्य नहीं था। तो ये एक विषय भी है, थोड़ा सा इस पे हम लोग भी जानना चाहते हैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि मोदी सरकार जो दिन प्रतिदिन देश हित में, जनता हित में कार्य कर रही है, उसका कितना लाभ मिल रहा है? देखिएगा, एक कुछ मैं भी, आपने अच्छा प्रश्न मेरे से पूछा है। जब ये पुराने कानून हैं, ऐसे कानून बहुत से हैं जो जिनका अब औचित्य नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ना कोई फायदे में हो, बल्कि वो तो एक रद्दी की टोकरी वाली बात थी, पड़े थे ऐसी मतलब। तो उनको भी मोदी की सरकार ने तो सारा उनका बहुत गहन से स्टडी करी, देखा भी ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिनका अब औचित्य नहीं है, उनकी लिस्ट बनाएगी, उनकी वो करा गया, आइडेंटिफिकेशन किया गया, उनकी लिस्ट बना करके वो ऐसा बिल ला करके राज्यसभा लोकसभा में उनको भी हटाने का काम किया। ऐसे बहुत से सारे बिल हैं, मुझे अब ये तो नहीं पता कौन कौन से बिल थे, पर बहुत से बिल ऐसे हैं। काफी बिल हैं, बिल्कुल काफी बिल हैं जी। हाँ जी, बहुत बिल हैं जिनको हटाने का काम किया। बहुत बड़ी बात है, जो चीज़ हमारे यूज में नहीं है उसको फिर भी हमारे उसको रिकॉर्ड में पढ़ रहे हैं, हमारे उसमें पढ़ी रहे, हमारे कंप्यूटर में पढ़ी, उसका क्या फायदा है? मतलब सुबह बस रद्दी की टोकरी में मैं कहूँगा। तो वो भी अगर काम किया तो मोदी सरकार ने किया, बहुत अच्छा काम मोदी जी ने किया। इसके लिए भी मोदी जी का मैं बधाई दूँगा, जनता से भी कहना चाहूँगा भी बहुत अच्छा काम है। जी विधायक जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी हैं। अब आप देखो कि पिछले लगभग 2-2.5 महीने से कोरोना वायरस का कहर चल रहा है देश में, लेकिन उस पर भी जो निर्णय लिए हैं सरकार ने,
इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसमें बताएं। और एक इसी के साथ एक और मेरा प्रश्न ये है कि जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार ने जारी किया, उसका कितना लाभ मिल रहा है? देखिएगा, जैसे आपने अभी कहा है, जैसे कोरोना जो है भारतवर्ष में सारे विश्व में ये फैल रहा था, एक भयंकर बीमारी जिससे सारे मतलब सारी जनता विश्व की मतलब प्रभावित थी। जब इसका प्रकोप दिल्ली में मतलब हरियाणा मतलब भारतवर्ष में बढ़ने लगा, तो मैं बधाई दूंगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने एक झटके में ही एक निर्णय लेकर के सारे हिंदुस्तान को मतलब बचाने का काम किया। उन्होंने मतलब इसको सारा काम क्लोज कर दिया, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है जी। तो उसमें तो एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। तो इससे हमारे न केवल हमारी भारत की जनता इससे प्रभावित है, बल्कि विदेशों में भी माननीय प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया था तो इसको भारत को बंद करने का, तो उसको सारी प्रशंसा हो रही है। अगर प्रधानमंत्री अब जनता कह रही है, अगर प्रधानमंत्री इस समय पर निर्णय न लेते तो पता नहीं कितने मतलब इसके कोरोना के मरीज यहाँ पर हो जाते, कितनी जनता को प्रभावित कर देता, कितना नुकसान, जानी नुकसान यहाँ पर होता। तो इस सारे नुकसान को माननीय प्रधानमंत्री की सोच ने बहुत जल्द एक अच्छा निर्णय लेने से उन्होंने बचाने का काम किया। तो ये प्रशंसनीय निर्णय है। इसको सारे मैं नहीं सारे हिंदुस्तान की जनता मतलब इसका वो प्रशंसा कर रही है। विश्व में भी WHO ने भी इसकी प्रशंसा किया कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक बहुत जल्द एक समय पर एक अच्छा निर्णय लेकर के जो है हमारे भारत को कोरोना बीमारी से बचाने का काम किया। एक विधायक जी जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो देखिए, हम चाहते हैं इसके बारे में आप बताएं। देखिएगा, कोरोना बीमारी जो है 2-3 महीने से प्रभावित हुआ है। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर बंद हो गई थी, स्कूल का सारे बंद थे, सभी गवर्नमेंट के कार्यालय बंद थे। देखिएगा, जब ऐसा होता है तो ये एक नेचुरल है, देश की जो अर्थव्यवस्था उसको प्रभावित किया जाए। तो आज गरीब मजदूर है, किसान है, व्यापारी वर्ग को सारा को मतलब इससे उसको प्रभावित किया है। तो इसलिए उसको प्रभावित से बचाने के लिए भी जो हमारी जो आर्थिक गतिविधियों के कारण जो हमारी आर्थिक व्यवस्था पटरी से उतर गई थी, उसको मतलब पटरी पर लाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है तो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज देने का काम किया है, एक बहुत अच्छा काम है। एक मैं इसको प्रधानमंत्री को बधाई दूंगा। इससे देखेगा हर वर्ग इसका फायदा होगा। किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, छोटे छोटे हमारे जो दो धंधे हैं, सभी को उनको अपना उससे पैसा आएगा, उससे लोन ले करके पैसा लेकर के अपना काम करेंगे। जब पैसा आएगा 20 लाख करोड़ थोड़ा नहीं होता। जब ये मार्केट में पैसा जाएगा, तो मैंने अर्थशास्त्र भी पढ़ा हुआ है, तो ये पैसा जो है सर्कुलेशन में आएगा, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। तो जैसे एक मजदूर के पास पैसा आएगा, तो जो पैसा आएगा उससे वो अपने कपड़े खरीदेगा, जूते खरीदेगा। जब कपड़े खरीदेगा तो कपड़े वाले की इनकम बढ़ेगी, कपड़े वाले की इनकम बढ़ेगी तो वो कुछ और काम और परचेज करेगा। तो इससे जनधन पैसा सर्कुलेशन में आएगा। तो इससे हमारी जो है एक वन मैन एक्सपेंडिचर अनदर मैन इनकम, वो बात है। एक आदमी जो खर्च करेगा, दूसरे की इनकम बढ़ जाएगी। तो वो पैसा आने से हमारी जो हमारी आर्थिक स्थिति है या अर्थव्यवस्था है पटरी पर आ जाएगी बहुत जल्दी। जो हम इससे पहले जो हमारी एक्टिविटी थी, हम जो आगे बढ़ रहे थे, हम उस दिशा में बढ़ने का काम करेंगे। जी विधायक जी, ये मामले वाकई में बहुत अच्छे मामले हैं और सही स्टेप हैं। सही समय पर सही स्टेप उठाया जाए वो देश हित में होता है। विधायक जी, इसमें एक मामला जो है ऑपोजिशंस के लोगों ने, जैसे हम कांग्रेस की बात करें, इन लोगों ने काफ़ी मामले उठाए हैं कि प्रवासी मजदूर पहुंच नहीं रहे, ऐसा नहीं हो रहा, कई तरह के इश्यूज उठाए इन्होंने बीच में। लेकिन ये इसके पीछे सच्चाई क्या है? देखिएगा, ये मैंने बहुत गहराई से मैं धरातल की भी बात करता हूँ। मैंने धरातल पे भी इसकी स्टडी किया है और हम धरातल पे रहे हैं। तो क्या है, जो प्रवासी हमारे मोस्टली तो ये प्रवासी जो है पंजाब में आ रहे थे जी। जब ये प्रवासी पंजाब से जब आए ना, हरियाणा से होते आए, तब ये समस्या बढ़ी है। तो जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा की मान लिया मनोहर जी की सरकार, मनोहर जी जो हमारे मुख्यमंत्री, उसके नेतृत्व में हमारी हरियाणा की सरकार ने प्रवासियों को उनको यहाँ ठहरने की, उनको खाने की, पीने की, मैं कहूँ इतने कपड़े की, उनको इतनी बढ़िया व्यवस्था की है। तो अब वो लोग जो है, देखेगा हमारी सरकार चाहती थी भी ये लोग यहीं रहे, अपने यहीं ठहरे, इनके सारे रहने ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। जब हालात ठीक होगा, जब यहीं पर रहें, अपने काम करें। तो परंतु क्या था, कोरोना से वो सारे बेबहूत हो गए थे, अपने घर से दूर होते, उनका जो है मन अब यहाँ रहने को नहीं करना। तो वो प्रैक्टिकली वो रहना नहीं चाहते थे वास्तव में। तो क्या, इसलिए उनका मन यहाँ रहने का था, टेंशन, इसलिए वो घर जाना चाहते थे। और जब वो घर गए हैं ना, तो आपने वीडियो देखा होगा, जब उनको देखा भाई, जैसे बिहार की मैं बात करता हूँ, वो जब वो लोग वहाँ भी ठहराए गए उनको में, तो क्या उनको वो व्यवस्था नहीं मिली जो यहाँ थी। तो कहने लगे थे इससे अच्छा तो हम हरियाणा में ठीक थे।
तो इस तो अभी हरियाणा सरकार हमारा बड़ा वो किया। बाकी हरियाणा सरकार ने जो प्रवासियों को बसों के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से उनको अपने घर पहुँचाने का काम किया है और अब भी कर रहे हैं। जिन्होंने रजिस्टर किया पहुँचाने के, अब कुछ ऐसे रजिस्टर्ड हैं प्रवासी जो कहते हैं जी हमने रजिस्टर तो करा लिया जाने के लिए, परंतु हम जाना नहीं चाहते। हम जी ये हाँ विधायक जी, ये बात बहुत अच्छी निकल के आई है हाँ। कि अब प्रवासी मजदूर थे जो हमारे साथी थे, एक रीढ़ की हड्डी गई हाँ, लोग भी आज वापस आना चाहते हैं, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने भी काम स्टार्ट कर दिया है। इसके बारे में हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं और इस खबर को जो भी देख रहे हैं उसको लाइक शेयर करें, ताकि ये खबर, ये विशेष बातचीत है जो रामकुमार कश्यप जी जो इंद्री के विधायक हैं उनसे अब तक टाइम्स की चल रही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। और विधायक यही जो हरियाणा सरकार की भी काफ़ी बड़ी उपलब्धियाँ रही हैं और आगे भी काम कर रहे हैं, तो जो प्रवासी मजदूर हैं उनको वापस लाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने काम स्टार्ट किया, इसके बारे में जानकारी। देखिएगा जो मजदूर वर्ग है, वैसे तो देश को आगे बढ़ाने में, राष्ट्र के निर्माण जी में बिल्कुल ठीक हर है। वर्ग का अपना महत्व होता है, जी, योगदान जी। होता है। हाँ जी। जहाँ तक मैं कहता हूँ मजदूर वर्ग इनका बहुत अहम योगदान होता है। मजदूर अगर नहीं होंगे, जैसे मजदूर बिहार में चले गए, यूपी में चले गए, हरियाणा को उनकी आते थे, पंजाब में आते थे, बहुत सारी जैसे हमारे कृषि आधारित हमारे काम हैं, जैसे हाँ जी। पौध, जैसे अब जीरी का सीजन है, पौध लगाने, जीरी लगाने का काम है, सारे मजदूर करते थे, गन्ने का काम है, तो अन्य जितने भी काम है, गेहूँ काटने का काम सारे करते थे, वहाँ चले गए इसलिए प्रभावित हो गया। परंतु अब वहाँ वो प्रवासी जो यहाँ आना चाहते हैं क्योंकि उनके देखो उनको रोजगार भी चाहिए, रोजगार चाहिएगा, उनको खाने पीने के लिए पैसा भी चाहिएगा, तो वो आना चाहते हैं। तो हमारी सरकार, मोदी की सरकार, जो हमारी मनोहर लाल जी की सरकार है, हरियाणा सरकार है, उनको जाने के लिए प्रयास करता है। उनके लिए ट्रेन की या चाहे बसों की हमें देनी पड़ेगी, उनको ये देकर उनको जाने काम करेंगे ताकि उनको रोजगार मिले जी। और यहाँ पर जो हमारी जो आर्थिक स्थिति, हमारे जो किसानों के काम हैं, व्यापारी वर्ग के काम है, फैक्ट्री काम है, तो वो भी सुचारू रूप से चले। तो ये उनके भी हित में होगा और हमारे हरियाणा के भी हित में होगा, और जब हरियाणा के हित में होगा तो राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के हित में ये बात। जी विधायक जी, एक मामला इसी के अंदर ही है और वो मामला अभी तक मुझे लगता है कि वो पर्दे के पीछे है, जिसको खुलकर समाज के सामने आना चाहिए। जैसे ये लॉकडाउन के अंदर गेहूं परचेज हुई है, बड़े सिस्टमेटिकली सिस्टम के साथ, बड़े तरीके के साथ वो परचेज की गई है। तो ये जो सिस्टम बनाया है, इसमें मुझे नहीं लगा कहीं से किसी भी किसान को कोई परेशानी आई हो। तो और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि गेहूं कटाई के समय काफ़ी मामले आगजनी के आते थे, उनमें भी बहुत बड़ा ग्राफ नीचे गिरा है, बड़ा एक नया मैसेज गया है समाज के अंदर। इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। देखिएगा, ऐसे कणक की जब बात आई उस समय कोरोना चल रहा था, अभी चल रहा है कोरोना। हाँ जी, हाँ जी। तो कोरोना में जैसे दिशा निर्देश थे, इसमें हमने डिस्टेंस बना के भी रखना है, भीड़ से बचना है, तो उसको देखते हुए जो पहले रूटीन में जो कणक कटती थी, कणक मतलब गेहूँ कटाई होती थी, फिर वो मंडियों में आती थी, उसको रोकने के लिए भाई कोई महामारी कोरोना की बीमारी न बढ़ पाए, भीड़ ना हो पाए, दूरी बनाए रखें, उसको इसमें कोई कोताही न बचे, इसलिए हरियाणा सरकार ने जो है गेहूँ खरीदने के लिए बहुत बढ़िया प्रबंध किए। उन्होंने मंडियों में बड़ी मंडी को छोटी मंडी बना दिया और मंडी को एक्सपेंशन करने के लिए जो राइस मिल हैं या कोई खाली जगह थी उनको जो है मंडी में तब्दील कर दिया। तो वहाँ थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में जा कर के गेहूँ खरीदने का काम किया। मैं भी एक छोटा किसान हूँ, मैं देखता हूँ जब गेहूँ की कटाई होती है या धान की कटाई होती है तो क्या होता है, ये कटाई एकदम हो जाती है। जैसे गेहूँ की कटाई होगी एकदम होगी, 10-12 दिन में कटाई सारी होगी। देखो किसानों के रुचि में जो कटाई होगी है उसको स्टोरेज की कुछ सुविधा नहीं है अनाज की स्टोरेज की, इसलिए हर किसान चाहता है कि मैंने अगर गेहूँ काट लिया है, मैंने ट्राली में डाल दिया, भी ये मंडी में जाना चाहिए और उसका उठान उसको उसी टाइम। परंतु ऐसा था, देखो कुछ करने के लिए, अब कोरोना की बीमारी चल रही थी, ये सारे इसमें प्रभावित। देखो गवर्नमेंट का लक्ष्य था भी हम पहले स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य ठीक रहे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो जिम्मेदार क्या करेगा, गेहूँ भी क्या करेगा, इसलिए उसको लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें से परेशानी जरूर हुई। किसानों भी हो सकता है कहीं की परेशानी यही होगी, जैसे वो 10 ट्राली गेहूँ की बेचना चाहता था, परंतु उसको हो सकता है उसको 8 ट्राली के लिए उसको वो मिला, उतना मिलो 2 ट्राली उसके लिए, तो लेकिन वो भी उसके फायदे के लिए, उसकी जनता के फायदे के लिए, सारे हरियाणा के फायदे के लिए भी, ताकि भीड़ ना रहे और सभी का बारी बारी गेहूँ खरीद जाए। परंतु मुझे बड़ी खुशी है, हमारे मंडियों में जो हमारे अधिकारीगण रहे, हमारे एसडीएम रहे, डीसी रहे, उनके मार्गदर्शन में जितने भी फूड एंड सप्लाई के डिपार्टमेंट है, हैबिट के हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट करके सारी गेहूँ जो खरीदने काम किया। थोड़ा उसमें लेट हो सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ा 1-2 दिन लेट तो जरूर होगा, परंतु सारे गेहूँ खरीदने काम किया। हाँ, जैसे मौसम ने भी थोड़ा सा इसको हमारे को प्रभावित किया है,
जैसे जैसे एक दिन मतलब एक दिन रोक के बरसात हो जाती बरसात थी, हो जाती तो थी। जब बरसात होती थी जो नेचुरल है उसमें परेशानी आना जरूरी है। आरती को परेशानी आई, किसानों को भी आई, परंतु फिर भी मुझे बड़ी खुशी है हमारे माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री नेतृत्व में आज जो है लगभग सारी गेहूँ किसानों की परचेज कर लेगी है। और पेमेंट, जहाँ तक पेमेंट की बात है, पेमेंट भी देनी शुरू हो गई है, वो स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है। हाँ तो जी। मैं तो खुद किसान हूँ, मैं भी खेती करता हूँ, तो मेरे भी मेरे भी मतलब 1 लाख समथिंग का जब चेक है मेरे भी सीधा मतलब मेरे अकाउंट में आ गया। बहुत बड़ी, मुझे कोई कहना ही नहीं पड़ा, मतलब ये व्यवस्था मुझे मैंने आरती को कहना ही नहीं पड़ा, जी गेहूँ गई जैसे पेमेंट आई और मेरे खाते में आ गई। जी। हम इसमें एक बात जरूर विधायक जी, जो बात है जहन में एक प्रश्न उठ गया कि जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार की उपलब्धियां बढ़ रही हैं, उसी तरह से हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी की उपलब्धियां भी बढ़ रही हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उन्हीं को देखते हुए सरकार ने काफ़ी अच्छे स्टेप उठाए हैं। अभी एक जो इशू चल रहा है, ओपोजिशन बड़ा उसको काफ़ी उठा रहा है कि पानी का जो मामला है, जीरी लगाने से पानी का जल स्तर काफ़ी नीचे गिरा है, और मैं मानता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। तो इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए सरकार का जो ये स्टेप है कि पानी की कमी हो जाएगी आने वाले समय में, उसको देखते हुए जीरी पर कुछ ऐसी जगहों पर रोक लगाई है, तो उसके बारे में जो ये स्पष्ट है ना बात, जनता को पता चलना चाहिए कि एक्चुअली में सरकार देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए, समाज के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए कितना फ़ायदा सोच रही है। देखिएगा, ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूँगा। देखिएगा, मैं अगर थोड़ा आज से 50 साल पहले की बात करूँ, पहले क्या था, हमारा जो वाटर लेवल है पानी ऊपर ही होता था। ऊपर होता था। हमारे नलके आपने देखे, नलके होते थे 10 फुट पर नलका लगा दिया, नलके से पंपी किया, पानी निकाल पानी दिया, आता कुओं में पानी हो जाता था। ट्यूबवेल हम जब लगाते थे, ट्यूबवेल लगे तो पहले किसानों की मोटरें ऊपर ही होती थी, जी। फिर वो 10 फुट नीचे गई, फिर 20 फुट गई, फिर 50 फुट चलेगी। तो अब मैं कहता हूँ वो फिर सिस्टम ही बंद हो गया। क्यों? इसलिए बंद हो गया, वाटर लेवल नीचे चला गया। अब वो ओधी सिस्टम बोलते हैं उसको, ओधी में मोटर रखते थे। अब किसी भी किसान में, जैसे मैं अगर अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र या कनाल जिलों की बात करूँ, क्योंकि इनमें ज़्यादा मतलब ये गेहूँ होता है, धान होता है। हाँ, तो ट्यूबवेल वगैरह ज़्यादा है, तो यहाँ पर वाटर लेवल अब जो है 200 फुट से बहुत नीचे चला गया। अगर ये स्थिति रही आने वाले समय में, साइंटिस्ट बताते हैं ये पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। किसान में खेती की बात तो छोड़िएगा, पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये एक चिंता का विषय है, सरकार के लिए चिंता का विषय है, हम सभी के लिए चिंता का विषय है। सभी मिलकर के हम सभी को इसमें सेव करना चाहिए, पानी को सेव करना चाहिए, जैसे भी हम किसी भी तरीके से सेव कर पाएँ, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हमारे को इस बात से नको से भी, जो हमारे वो थे पूर्वज, उन्होंने सारा पानी अपना आप यूज़ कर लिया, हमारे के लिए कुछ नहीं छोटा। इसलिए माननीय मनोहर लाल जी ने जो क्या था, उन्होंने कोई ये नहीं कहा था, जबरदस्ती नहीं कहा था, उन्होंने एक सुझाव दिया था किसानों को, भाई आप जो है धान के बदले अगर कुछ और दूसरी फसल लगा सकते हैं, जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जिसमें कम पानी लगता है, तो उससे पानी की बचत होगी। और जो किसानों का उसमें नुकसान होगा, भले जीरे लगाने से ना लगाने से नुकसान होगा, 7,000 पर एकड़ उसको देने का बात भी की थी, परंतु वो उसमें कुछ 8 ब्लॉक उसमें चिन्हित किए थे, जिनमें मतलब ज़्यादा वाटर लेवल नीचे चला गया था, 40 मीटर से भी नीचे चला गया था वाटर लेवल। तो उसको रोकने के लिए एक ये सुझाव दिया था माननीय मुख्यमंत्री ने दी। तो ये देखिएगा, जब कोई एक अच्छा काम किया जाता है तो थोड़ा सा उसमें हमें कहीं उसमें फिर फेस भी करना, जैसे अभी मंडियों की बात हो रही थी जी थोड़ा सा उसमें परेशानी जो हुई है जी। परंतु अब कोरोना की बात हो रही, तो कोरोना अगर हम स्वस्थ रहना तो देख अपनाना पड़ेगा ना, वहाँ से जाते तो अपनानी पड़ेगी ना। जी। वही अगर पानी बचाना है, किसी ने तो पहल करनी पड़ेगी, सरकार की ड्यूटी बनती है। अगर ये इसकी अब ये नहीं करे, सरकार नहीं करेगी, तो फिर लोग पूछेंगे, आने वाले पीढ़ियाँ पूछेंगे कि सरकार ने क्यों नहीं किया। जी। जनता का तो सहयोग जरूरी है, फिर वो तो सरकारों से पूछेंगे ना आपने ऐसे कैसे लिया। उसको देखते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए पानी की बचत भी हो, इसलिए एक निर्णय नहीं, एक सुझाव दिया गया था किसानों को। परंतु उसमें मैं समझता हूँ किसानों को भी सहयोग करना चाहिए, जनता को सहयोग करना चाहिए। परंतु इसमें एक बात कहना चाहूँगा मैं, जहाँ पर मतलब बाढ़ का एरिया है, फ्लड एरिया है, तो देखो वहाँ पर हम कहें कि वो आप धान के जगह मक्का लगा लें, मक्के नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरे ख्याल में सरकार ने वहाँ छूट भी दे दी है, जहाँ फ्लडेड एरिया है वहाँ पर शायद मुख्यमंत्री खुद मान गए भाई नहीं, वहाँ जीरी मक्की नहीं लगेगी, ज्वार नहीं लगेगा, वहाँ तो धान नहीं लगेगा, धान नहीं लगाएं। तो परंतु जब थोड़ा बहुत इसका किसानों ने थोड़ा बहुत इसका विरोध किया, किसानों ने किया, तो फिर सरकार ने, वैसे सुझाव था, फिर सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने अब तो फिर मान ही लिया कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जीरी लगाएं, फिर सरकार अब साइलेंट है इसमें। सरकार ने कह दिया ठीक है,
अगर आप इससे सहमत नहीं है मेरी बात से, मेरे सुझाव से, उन्होंने अपना सुझाव ही वापस ले लिया। फिर अब तो ऐसा, अब तो ये मुद्दा ही खत्म हो गया। जी। ठीक है आगे, क्योंकि अब देखिएगा ये, मैं इस कदम को मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल, क्योंकि उन्होंने अपना सुझाव वापस ले लिया। क्योंकि ये कोरोना अभी चल रहा है, कोरोना का प्रभाव है, अब हमने पहले स्वस्थ रहना है। ये तो बात की बातें हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा जी था। जी। अभी माननीय मुख्यमंत्री सारा जो ध्यान है कोरोना को हटाने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए ये निर्णय लिया गया। तो अब जो आपने कहा है, अब ये मेरे घर में कभी की बंद हो गया जी, है। अब तो ये उन्होंने अपने सुझाव ही वापस जी लिया। विधायक जी, हम चाहते हैं कि जो ओपोजिशन इसको बार बार मीडिया में, जनता के बीच में, सोशल मीडिया से उछालता है, इस पे एक हम ये भी चाहते हैं कि आप एक बार विपक्ष को भी इस मामले में थोड़ा सा बिल्कुल ठीक है। में इनको भी आप जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे हमारा अभी सत्र बुलाया जाने वाला है, जी तो उसमें मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी सभी पार्टीज के लीडर को बुलाते हैं, ये मुद्दा मतलब असेंबली में जरूर आएगा, सभी को मौका दिया जाएगा। देखो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, पानी बचे इस पे सारे सहमत हैं, सब सहमत है, सारी पार्टियां सहमत हैं। बिल्कुल। एक बार अभी टीवी पे मेरी बहस हुई थी, इसी मेरा को बोलने का मौका दिया गया तो ओपनली, तो उसमें जो क्वेश्चन के हमारे भाई थे उन्होंने माना है भाई पानी बचना चाहिए, पानी की बचत का अच्छी योजना है, परंतु बात वो 7,000 रुपये वाली बात थी, ये पैसा कम है। मैंने उनको कहा था चलिए शुरुआत है, अगर लगता है पैसा कम है 7,000 रुपये, तो हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे भी, अगर पैसा कम है तो उसको बढ़ाने काम भी करेंगे। बात उन्होंने ये नहीं कहा था कि पानी बचना नहीं चाहिए, कारण ये इस बात सारे सहमत हैं, परंतु पहल तो करनी पड़ेगी किसी ने ना। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहल करी, तो मैं उसको कहता हूँ अच्छी पहल है। आज नहीं करें तो 2 साल के बाद करनी पड़ेगी, 2 साल के बाद 5 साल के बाद करने, 10 साल के बाद करनी जरूर पड़ेगी, करनी जरूर पड़ेगी। जैसे अभी मैं एक बात और कह रहा था, मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे आज हमारा खान पीन दूषित हो गया सारा हमारा, जैसे आज गेहूँ की बात है, उसमें काफ़ी पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हैं। उससे क्या है, हमारे देश में जो है बहुत सी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, कैंसर की बीमारी बढ़ रही हैं, बीपी की बीमारी बढ़ रही हैं, डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ रही हैं, और बीमारी बढ़ रही है। तो मैं कहता हूँ इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि इसके बारे में सोचो, किसान भी भाई साथ दें, सरकार भी सोचे। वही बात है, आज नहीं सोचोगे 2 साल के बाद सोचना पड़ेगा, 5 साल के बाद सोचना तो सोचना पड़ेगा। नहीं सोचोगे इतने मरीज ही हो जाएंगे, तो उन मरीजों के लिए डॉक्टर भी हम नहीं दे पाएंगे, हॉस्पिटल नहीं दे पाएंगे। वही बात पानी की है, सोचना जरूर पड़ेगा पानी को कैसे बचाया जाना। परंतु फिर भी ठीक है, मतलब अब जागृति बढ़ी है, किसानों में जागृति बढ़ी है, जनता में जागृति बढ़ी है, लोग जो है पानी बचाने की तरफ उनका ध्यान गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है किसान लोग भी भाई हमारे जो हैं वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, वो भी एक देश को, राष्ट्र को निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अगर कहीं वो काम नहीं करेंगे, जैसे धान की बात है, चावल पैदा होता है, गेहूँ की बात है, तो अगर वो इसमें योगदान नहीं करेंगे तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा नुकसान अर्थव्यवस्था को हो जाएगा। फिर हमने वही बात समय आ जाएगा, हमने फिर अनाज, देखो अनाज तो चाहिए खाने के लिए, फिर हमने बाहर से अनाज मंगाना पड़ेगा। तो किसान भाइयों का बड़ा योगदान है। तो परंतु फिर भी मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी देश के नागरिकों को, प्रदेश के नागरिकों, किसानों को, सभी को कहना चाहूँगा, जहाँ तो हो सके पानी को बचत करने का हम काम करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम पानी बचा सकें, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ कह सकें भी हमारे पूर्वजन अच्छा, उन्होंने इसको इसमें सुझाव देकर पानी के बारे में अच्छी सोच रख करके उन्होंने हमारे लिए पानी बचा दी। जी विधायक जी, एक प्रश्न और है, ये मेरा अंतिम प्रश्न है, क्योंकि चर्चा काफ़ी लंबी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक जो बेसिक मामला है, लोगों को वो बताने की मेरे को लगता है कि बहुत ज़रूरत है, और वो विषय ये है कि जिस तरह से केंद्र में नितिन गडकरी जी मंत्री हैं, वो सड़कों का उसका विस्तार कर रहे हैं, लगातार सड़कें बन रही हैं, चौड़ी हो रही हैं, हर व्यवस्था पे काम चल रहा है, और एक नज़र से एक टारगेट पे काम चल रहा है। और यही इसी दिशा के अंदर हरियाणा सरकार भी पूरे प्रदेश की सड़कों को चौड़ा, सुंदर और अच्छा बनाने में काम कर रही है। ऑलरेडी चल रहे हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं, जिसके बारे में जनता में चर्चा तो है, लेकिन इसका भी एक तरह से कि जनता को पता लगना चाहिए कि किस तरह से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। देखिएगा, आपने बहुत अच्छा प्रसंग ये है। आज सारे, मैं हरियाणा की बात नहीं, सारे अगर मैं इंडिया की बात करूँ, भारत की बात करूँ, आज देश में चारों तरफ जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, हाईवे निकाले जा रहे हैं, जो सड़कें हैं उनको 4 लेनिंग 8 लेनिंग किया जा रहा है। जैसे हमारी ये जो GT रोड है, जो नेशनल हाईवे 1 है, ये नेशनल हाईवे 44 हो गया जी, 44, अच्छा 44 हो गया। तो क्या था, ये पहले 4 लेनिंग था, अब मैं पानीपत साइड में देख रहा हूँ 8 लेनिंग का काम चल रहा है। थोड़ा ठेकेदार की कमी की वजह से वो काम काम स्टार्ट हो गया, दोबारा वो ठेकेदार किसी दूसरे को ठेका दे दिया। बहुत स्पीड से काम चल रहा था, तो फिर दोबारा ठेका नया आया, तो उससे दोबारा ठेका काम चलेगा।
तो ये सड़कों का, ये तो रही हाईवे की बात, जैसे लिंक रोड है। लिंक रोड। अच्छा, कि मैं आपको चैनल के माध्यम से एक बताइए जी जी बताओ। ये हमें भी नहीं पता था। माननीय मुख्यमंत्री ने सभी एमएलए के हलकों में एक सर्वे करा दिया अपने लेवल पे। अच्छा जी। क्या कराया उन्होंने, देख लिया भी कौन सी सड़कें बनने वाली हैं हरियाणा में, तो उन पर सारा डाटा है कि इतनी सड़कें बनी है, इतनी बनने वाली, सारी उनकी लंबाई चौड़ाई हर एक। ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या है, जब हमारी एक मीटिंग हो रही थी मैंने उसकी, सारे सीएम ने बोल दिया भाई ये सड़कें इतनी पेंडिंग है, तुम्हारे हल्के इतनी है, और आप ये, उसने एक टारगेट दे दिया माननीय मुख्यमंत्री ने, 2 साल के अंदर अंदर जी जितनी हरियाणा की सड़कें कच्ची हैं सारी को पक्के कराने का काम किया जाएगा। और सारे एमएलए को बता भी दिया था भाई आप इसको 2 साल का टारगेट देगा भी आपके हल्के की इतनी किलोमीटर सड़क बनी है। जैसे मेरे हल्के कहने के भी आपके हल्के केंद्र की 24 किलोमीटर सड़कें बन गई हैं और आप 12 किलोमीटर आपके बना लो और 12 किलोमीटर अगले साल बना लो। तो ये एक बहुत अच्छी सोच को मैं देखिएगा कितना बड़ा सोच है। ये कोरोना की बीमारी से आने से पहले की बात है। तो पहले ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर जी ने प्लानिंग बना दी, सड़कों को जितना रहेगी थी कच्ची हो उनको 2 साल में पक्के बनाने का काम किया था। इसके बाद 2 साल के बाद कोई कच्ची सड़क नहीं रही थी। परंतु मैं मानता हूँ, देखिएगा अब कोरोना पैसा सरकार को जो है, पैसा आया भी सरकार के रेवेन्यू को भी लॉस हुआ है, पैसा आ भी नहीं रहा है, और आगे मेरे ख्याल पैसे की बड़ी जो ये हेल्थ के पॉइंट से पैसे हमें हॉस्पिटल बनाना पड़ेंगे। शायद हो सकता है अभी सड़क बनाने का जो 2 साल का टारगेट है, हो सकता है इसको 3 साल में ले जाना पड़े। परंतु सोच को बढ़ा देता हूँ, बढ़ा देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री सोच को। उन्होंने हमारे को पता नहीं लगने दिया, ना हमारे से पूछा भाई आप अपने हल्के बताओ कितने सड़कें कच्ची हैं। उन्होंने अपना भी अंडरग्राउंड सर्वे कराकर हमारे को टारगेट दे दिया भी ये सारे हरियाणा को 2 साल में पड़े। जी विधायक जी, मुझे लगता है कि हरियाणा को जिस तरह से मनोहर खट्टर मुख्यमंत्री मिले हैं, ऐसा मेरे ख्याल से दोबारा नहीं मिल सकता। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिएगा, ऐसा ठीक कहा आपने। देखो उनकी सोच बहुत बढ़िया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री की। वो हर तरह से हर क्षेत्र में जो है देश प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। जैसे सड़कों का मामला है, शिक्षा का मामला है। शिक्षा के मामले की बात करूँ, आज हर एक हल्के में उन्होंने प्रयास किया कि हर एक हल्के में एक लड़कियों का कॉलेज, 20 किलोमीटर की दूरी पे एक कॉलेज बने। देखो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये लड़कियों के कॉलेज, जगह जगह लड़कियों के कॉलेज बन रहे हैं। इससे हमारा जो लड़कियों का शिक्षा के प्रचार प्रसार आगे बढ़ेगा, शिक्षा हमारी लड़कियां बेटियां आगे बढ़ेंगी। जब आगे शिक्षा बढ़ेगी तो वो राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभा पाएंगे। तो इसी प्रकार से अन्य क्षेत्र है, हेल्थ का क्षेत्र है। मैं देखता हूँ जगह जगह हॉस्पिटल बन रहे हैं। मेरे इंद्री हल्के की बात करूँ, मतलब 50 बेड का अभी हॉस्पिटल इंद्री में जो बनने जा रहा है, अभी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से कुलपरा की बात करूँ, वहाँ भी हॉस्पिटल तैयार होने लग रहा है। हमारा रंबा में वो तैयार होने लग रहा है। इस प्रकार एक जगह और तैयार होने लग रहा है। तो मैं आज काफ़ी डेवलपमेंट से काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। मैं आज एक एसडीओ से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि आपके हल्के में कम काम हो रहा है इसके ऊपर, बाकी दूसरे हल्के में ज़्यादा हो रहा है। मेरे कहने का मतलब बहुत ज़्यादा काम जो है। अब तो गवर्नमेंट ने एक निर्णय हो लिया अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का भी, जिससे मतलब हमारे ज़्यादा एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे, तो डॉक्टर आगे आएंगे तो स्वास्थ्य में बेहतर अच्छा काम करेंगे। जी विधायक जी, आप हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिएगा, आज जो मैं संदेश देना चाहूँगा, जो आज बहुत ज़रूरी है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो फर्स्ट अनलॉक की बात करी है, सभी ने मिलजुल करके इस बीमारी को भगाना है। अपने आप स्वस्थ रहना है, दूसरे स्वस्थ रहेंगे। कैसे रह सकते हैं? हम मास्क लगाएं, अपने बार अपने हाथ धोते रहें और एक दूरी बना के रखें, दूरी बना के रखें। चौथा, अगर हम थोड़ा कुछ कर सकते हैं गरीबों के लिए कुछ कर सकते हैं, हम उनको चाहे खाने खिलाने की बात हो या कुछ सहायता करने के लिए काम करें। तो ये इस प्रकार एक तो ये बात में संदेश देना, जो इस पे अमल करें। दूसरा, जैसे पानी की बात हो रही थी, पानी को बचाने का काम करें। मैं क्या कहता हूँ, आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे हर घर में अब तो टूटियाँ आ रही हैं, टंकियाँ लग रही हैं। तो जब टंकी भरने की बात होती है, मोटर हम दबा देते हैं, तो क्या करते हैं, मोटर चलती रहती है और टंकी पानी की भर जाती है, वो ओवरफ्लो होकर पानी नीचे चला जाता है। और जिसने टंकी मतलब मोटर दबाई है, मोटर चलाई है, वो बोल जाते हैं मैंने मोटर। तो इसकी तरफ हम ध्यान दें। जैसे किस प्रकार ध्यान दें, जैसे एक महिला अपनी रसोई में जाकर के दूध गर्म करती है, हाँ जी, और जब कहीं वो तो दूध को भी गर्म करके कहीं अपना काम करने लग जाती है। जब उसके याद आता है भी दूध उबल के ऊपर निकल गया, दूध कितना होगा, आधा लीटर दूध होगा या 1 किलो होगा, उसको बचाने के लिए वो भाग पड़ती है रसोई में। और भाग पड़ती है क्या होता है, कई बार उसको बर्तन को उठा भी लेती है और उसके हाथ जल जाते हैं। क्या है, आधा लीटर दूध तो है, हाथ जला लेती है। परंतु जब पानी की टंकी भर जाती है, कभी कोई मोटर को भाग के बंद करता है? नहीं करता, शायद मैं भी नहीं करता हूँ। तो इसलिए हमें सभी मिल करके ये चिंता करें, अगर हमारी मोटर भर गई याद आता है, भाग करके मोटर को बंद करें।
अगर इस पर भी चिंता करेंगे, मैं मानता हूँ पानी मतलब हम बचाने का जल ही जीवन है। जल। दूसरी एक बात हो जी बताइए। जो बहुत ज़रूरी है, जी आज क्या है हमारा पर्यावरण दूषित हो गया। जी मैं परंतु क्या है कोरोना की बीमारी में मैं एक कितना बड़ा मैं एक बधाई का भी है इस कोरोना के चक्कर में, ठीक है हमारा एनवायरनमेंट क्लियर हो गया। जी। आज आसमान हमें क्लियर दिखता है, हमें पहाड़ दूर से दिखते हैं, परंतु क्या है अब फिर वो थोड़ा ढील हो गई है तो वही फिर सिस्टम चल पड़ा है। हम क्या करते हैं थोड़ी थोड़ी पक्षी उस पर कूड़ा इकट्ठा किया आग लगा देते जी। हैं, चिंता नहीं करते, सवेरे भी लगा देते हैं, पोल्यूशन हो जाता है। पोल्यूशन होता है। सड़कों पे हम देखते हैं किसान मतलब वो थोड़ा कूड़ा करकट जलाने का प्रयास करता है, वो आग लग जाती है, आग लगते लगते वृक्षों में आते हैं, सड़कें जो पेड़ कर उनमें आग लग जाती है, कितनी वनस्पति कितने कीड़े मकोड़े पक्षी मर जाते हैं। मेरे उसमें जनता से अपील है, आज और की अपील है भी अगर हमें कहीं लगता है आग, हम पहले तो कूड़ा करकट में आग लगाएं, प्रयास करें उसको मतलब गड्ढे में डालने का बिना आग के, ठीक है ना जी। अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो उसको, अगर हमें लगता है कहीं आग लग गई है, अगर हमारा थोड़ा बहुत पानी डालने से वो आग बुझ सकते हैं तो उसको बुझाने का। जी। अरे कोई आग जलो रहा है उसको पॉइंट अगर हम कर दें भाई भले आदमी आग लगाइए, इससे तो आप कोई पर्यावरण धुआं वगैरह आपके भी शरीर पेट में जा रहा है, धुआं ये पर्यावरण बढ़ता जा रहा है, तो आप भी आग ना लगाएं तो अच्छा रहेगा। तो ऐसा अगर हम मतलब करेंगे, इसकी तरफ ध्यान देंगे तो मानता हूँ हम जो है धुआं से जो हमारा पर्यावरण देखो धुआं भी एक कारण है, कारण तो हो ही बहुत है, तो ये इस प्रकार से हम अगर इसका ध्यान रखेंगे कि आग ना लगाएं, अगर आग कहीं लग गई, अगर हमारे थोड़ा पानी डालने से बुझ सकते तो बुझाने काम करें, ऐसा मेरा जनता से अनुरोध है, ताकि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। और जो आग लगने से कितने कीड़े मकोड़े पक्षी मतलब मर जाते हैं, वनस्पति नष्ट हो जाती है, उनमें भी जीव कहते हैं जीव है, जीवों को बचाने का काम करेंगे। एक मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ। जी जी बताएंगे। मुझे बड़ी चिंता रहती है इसकी, जब ये पेड़ों पे आग लगती है ना, तो मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया था, मैंने असेंबली में उठाया, पर मैंने पार्लियामेंट में बताऊँ किस प्रकार से उठाया था। मैंने कहा जब ये जंगलों में आग लगती है, पेड़ों में आग लगती है, कितने पक्षी बच्चे लड़ करके मर जाते हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, वो फरियाद किसके पास लेके जाएंगे, ये हमारा बच्चा आग में मर गया। हमें कोई अगर हमें कोई चोट पहुँचाता है, हमारे बोले के अधिकारों का हनन करता है, पुलिस में चला जाता है, कोर्ट में चला जाता है, अधिकार मांगते हैं। तो मैंने कहा पार्लियामेंट में जीव जंतु नहीं, मैंने कहा भी ये पक्षी किससे कहाँ जाएंगे, किससे मतलब अपने दुख रोएंगे। तो मैंने कहा उनको मैं वो बढ़ करके ना पक्षियों का आसन बढ़ के मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ, ये को जंगलों को अगर कहीं आग लगती है इसके लिए बुझाने का कोई अरेंजमेंट करें सड़कों पे। मेरे ख्याल में सड़कों पे जब आग लग जाती है कोई, मेरे ख्याल में मुझे तो ज्ञान नहीं है अभी उसको कौन बजाएगा, किसकी ड्यूटी है उसको बुझाने बहुत बजा की। तो मैंने सरकार से मांग करी थी भाई चाहे छोटा फायर ब्रिगेड हो बड़ा हो, जब लगता है आग लगे तो हमें कोई नंबर होना चाहिए, वो नंबर हम डायल करें, फ्री नंबर टोल फ्री, और बताएं कि आग लग गया है बजाएं। पर मेरा प्रयास जारी है, मैंने पार्लियामेंट में जो आवाज़ उठाई थी मैंने असेंबली में उठाई थी ये, और मैं उठाता रहूँगा क्योंकि ये एक इससे पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहेगा। अब जैसे अभी कल हमारा पर्यावरण दिवस था, हमने जो है करनाल में जो है पौधरोपण करने का शुभारंभ किया है। आप भी वहाँ थे, हमारे संजय बाड़ी जो हमारे माननीय MP साहब हैं करनाल से, उनके रहनुमाई में पेड़ लगाने का काम किया। और हरियाणा से मैं आपको बताना चाहूँगा, हरियाणा सरकार ने इस साल जो है 10 लाख के लगभग पेड़ लगाने का काम किया। फिर साथ साथ में बात एक और आई है भाई पेड़ तो लोग जाते हैं पर उनको बचाने, फिर माने हमारे MP साहब ने एक बात की पेड़ को बचाना भी है, मैं भी खुद कह रहा हूँ पेड़ लगाना भी है, उसको बचाना है, उसको लिए जो उनका ट्री गार्ड है तो वो लगाएं तभी बच पाएगा। और इसके साथ एक बात हो रहा है मैं ऐड कर देता हूँ, मैंने MP साहब को शायद कहा था कि जो पेड़ लग रहे हैं सभी हमारे उनको बचाएं, ये तो जो लग रहे हैं उनको बचाना है, जो ऑलरेडी लग रहे हैं उनको बचाना, अगर ऐसा करेंगे तो मैं कहता हूँ हमें ज़्यादा पेड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हमने पेड़ लगा रहे हैं कोई बचा लेंगे ना तो उससे बहुत बड़ा होगा। जी, ये थे रामकुमार कश्यप जो पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं और आज इंद्री हलके के विधायक हैं। रामकुमार कश्यप जी से हमने विशेष बातचीत की है और मैं चाहूँगा कि इस खबर को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और रामकुमार जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारे साथ बात की। थैंक यू आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत आपके चैनल का धन्यवाद। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं विकास सुखीजा के साथ शिव बत्रा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।